हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रकाश थे परावर्तन के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बताया था। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने वो वीडियो देख ली होगी। यदि आपने हमारी वीडियो पिछली नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देख लीजिए। आज तो हमारा टारगेट है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण जानने से पहले हमें समतल दर्पण का फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ग्लास स्लेब है, कांच की प्लेट है और कांच की प्लेट के पिछली भाग पर यदि आप सिल्वर पॉलिश कर देते हो और रेड कलर का पेंट कर देते हो तो समतल दर्पण का फॉर्मेशन हो जाता है। अपने घरों में हम समतल दर्पण के सामने ही खड़े होकर अपने बाल बहाते हैं, इसे बाथरूम मिरर भी कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास ये ग्लास स्लेब है। इस ग्लास स्लेब में हमने सिल्वर की पॉलिश की हुई है, सिल्वर पॉलिश प्लस रेड पेंट तो आपका समतल दर्पण बन जाता है। तो समतल दर्पण कैसे बनता है फ्रेंड्स? यदि आप कांच की प्लेट के पीछे सिल्वर का लेप कर देते हो और रेड कलर का पेंट कर देते हो तो समतल दर्पण का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी रखी हुई है। ए बी एक वस्तु रखी हुई है। एक प्रकाश दर्पण के विलंब पर आई, दर्पण पर लंबवत आकर टकराई तो दर्पण की सतह पर लंबवत आकर टकराती है, उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे आई, ऐसे चली गई। एक प्रकाश किरण में बी से भी लंबवत गुजार देता हूँ, लंबवत आई परपेंडिकुलर, लंबवत पड़ी दर्पण पर और लंबवत ही वापस चली गई। अब मैं एक लाइट रे ऐसे डाल देता हूँ तो ऐसे आई, टकराने के बाद वापस परावर्तन हो जाएगा फ्रेंड्स, परावर्तित हो गई। अब बी से मैंने एक रेखा ऐसे डाल दी, एक प्रकाश किरण ऐसे डाल दी तो टकराने के बाद वापस चली गई। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या किया, ए बी ये तो कोई वस्तु है, ए से एक प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत डाल दी तो यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत आकर टकराएगी तो वह उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाएगी। और एक प्रकाश किरण हमने ऐसे डाली, टकराने के बाद वापस परावर्तित हो गई फ्रेंड्स। बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, परपेंडिकुलर लाइन डालते ही वापस उसी मार्ग पर वापस चली गई। एक रेखा मैंने ऐसे ली और टकराने के बाद वापस आ गई। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये रेखा कहीं नहीं मिलने वाली, आगे चलकर ये और भी फैलती जाएगी। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इन रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक पार्टिकुलर बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखना फ्रेंड्स, आप देखो ए का प्रतिबिंब ए पर ही बना, ऊपर ही बना, और बी का प्रतिबिंब बी के सामने ही बना। तो प्रतिबिंब फ्रेंड्स समतल दर्पण में सीधा बनता है, आभासी बनता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। जैसे ही आप समतल दर्पण के सामने जाते हो तभी आपको आपकी इमेज दिखाई देती है, अदरवाइज नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट रे वास्तव में तो नहीं मिल रही थी, आगे जाकर ये फैलती जा रही है तो हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो मिलती हुई प्रतीत हुई, अपीयर्स टू मीट, सच में नहीं मिली, मिलती हुई प्रतीत हुई। तो इसलिए हम इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी जिसमें प्रकाश किरण वास्तव में नहीं मिलती हो, आभासी जिसका हमें आभास होता हो, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब की खास बात होती है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखना, ए की इमेज ऊपर ही बनी, ए बी की भी इस बी के सामने बनी, तो फ्रेंड्स इमेज सीधी बनी। मतलब अगर आप दर्पण के सामने जाते हो समतल दर्पण में तो आप तस्वीर ऊपर ही दिखाई देता है और पैर नीचे ही दिखाई देती है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। और फ्रेंड्स समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ प्रकृति होती है, कुछ खासियत होती है। अब हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। समतल दर्पण
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। इतना फ्रेंड्स, समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सारे आभासी व सीधे, आभासी और आभासी हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, आभासी सीधा। पार्श्वीय उल्टा, पार्श्वीय उल्टा, समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, पार्श्वीय उल्टा। फ्रेंड्स, इस पार्श्वीय उल्टा तो क्या मतलब है? मान लीजिए आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं और अपना दाया हाथ उठा रहे हैं, तो आपको प्लेन मिरर में आपका बाया हाथ उठता हुआ दिखेगा। तो पार्श्वीय उल्टा क्या है फ्रेंड्स? यदि आप दर्पण के सामने अपना बाया हाथ उठाते हो तो दर्पण में आपको दाया नजर आता है। तो अभी देखना फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के परिवर्तन को ही पार्श्वीय उल्टा परिवर्तन कहते हैं। जब वस्तु का दाया हाथ बाएं हाथ की तरह तथा बाया हाथ दाएं हाथ की तरह प्रतिबिंब में प्रतीत होता है तो इसे ही पार्श्वीय उल्टा कहते हैं। जब आप प्लेन मिरर के सामने आते हो, आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो आपका लेफ्ट हैंड उठाई दिखाई देता है प्लेन मिरर में। तो इस तरीके का जो परिवर्तन है उसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो पार्श्वीय उल्टा। चौथा इसका पॉइंट है फ्रेंड्स, समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर मतलब अगर समतल दर्पण के सामने वस्तु d डिस्टेंस पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी d डिस्टेंस पर ही बनेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो समान दूरी पर। और फ्रेंड्स, समान ऊंचाई था, समान ऊंचाई था, जितनी ऊंचाई थी वस्तु आप समतल दर्पण के सामने रखते हो उतनी ऊंचाई तय प्रतिबिंब आपको नजर आता है। मान लीजिए आप यहाँ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रख रहे हो तो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी, सीधा, पार्श्वीय उल्टा, समान दूरी पर, समान ऊंचाई था। मान लीजिए आपने 20 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी प्लेन मिरर में 20 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखने हैं फ्रेंड्स। और आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो सारे ही याद रखने हैं लेकिन समान दूरी पर, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं आगे इसी वीडियो में। कैसे? क्वेश्चन में बोलेगा आपसे, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा? अगर 4 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी समान दूरी पर बनता है, अर्थात 4 मीटर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारे पास पहला, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? एक व्यक्ति एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? देखना फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से खड़ा होता है उतने ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है अर्थात इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंतर्गत 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता तो व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा, तो आपका आंसर होता जितने दूरी पर व्यक्ति दर्पण के सामने है उतने ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाता।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी गई है। तो व्यक्ति प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है और 10 सेंटीमीटर इसके इमेज के बीच की दूरी है, तो टोटल डिस्टेंस इनकी क्या हो जाएगी, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 हमें ऐसा दिया गया है, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। उस व्यक्ति को दर्पण की तरफ कितना चलना चाहिए ताकि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर रह जाए। तो फ्रेंड्स हमें एक क्वेश्चन देखना कैसा दिया हुआ है। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए फ्रेंड्स मेरे पास ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है और एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, अब इससे आगे उस व्यक्ति को दर्पण की तरफ कितना चलना चाहिए ताकि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर रह जाए। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यक्ति 10 सेंटीमीटर दूरी पर था और 10 सेंटीमीटर ही प्रतिबिंब बना, तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी टोटल 20 सेंटीमीटर हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर यदि ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर होती तो व्यक्ति का प्रतिबिंब अंतर 12 सेंटीमीटर ही बनता। तो इन दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी हो जाती फ्रेंड्स, 24 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति यदि दर्पण की तरफ 12 सेंटीमीटर चल ले, तो जब व्यक्ति दर्पण की ओर 12 सेंटीमीटर चल लेगा तो अब व्यक्ति दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, और जब 12 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में 12 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अब जो उसका प्रतिबिंब है दर्पण में 12 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अब व्यक्ति और दर्पण के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर रह जाएगी। अतः व्यक्ति तो दर्पण की तरफ 12 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। यदि व्यक्ति दर्पण की ओर 12 सेंटीमीटर चल ले तो अब वह दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रह जाएगा। जब दर्पण से व्यक्ति 12 सेंटीमीटर दूर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंतर्गत 12 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अब इन दोनों बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अतः व्यक्ति को 12 सेंटीमीटर दर्पण की तरफ चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स आप बड़ी आसानी से कर सकते हो यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से ही एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि वस्तु इतनी दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर प्रतिबिंब पूछे तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर बनेगा, लेकिन आप तो उनके बीच की दूरी पूछे कि प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी, तो आपका आंसर डबल हो जाएगा। प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी के अंतर्गत ये दोनों दूरियां जुड़ जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। समतल दर्पण बंद कैसे बन सकता है।
अगर फ्रेंड्स आपसे बोला जाए एक व्यक्ति समतल दर्पण से हमने 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा बोला जाए एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स अगर व्यक्ति दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंतर्गत 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, अतः प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी।